थोड़ी देर में मंच पे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे, जहां पर वो चुनाव हुंकार भरेंगे और 11:50 पर चूरू में उनका हेलीपैड उतरेगा। फिर पीएम का हेलीकॉप्टर दोपहर 11:57 पर चूरू पुलिस लाइन पहुंचेंगे। फिर उसके बाद दोपहर 12 से 12:45 बजे तक जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया को जिताने की करेंगे अपील। सामने है राहुल कसवा, जो बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में सम्मिलित हुए। जी देखिए, कोटपुतली के बाद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चूरू के पुलिस परेड ग्राउंड पर बड़ी जनसभा होने जा रही है। थोड़ी देर बाद में प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे। जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। और मैं इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के निवास पर हूं, जहां पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। राठौड़ साहब, कितनी खुशी का दिन है चूरू के लिए, क्या आज एक नया इतिहास बनने जा रहा है? देखिए, चूरू के लिए दूसरा मौका है। पहली बार जब प्रधानमंत्री जी आए थे, वो दिन था सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा था और प्रधानमंत्री जी इस चूरू में इसी मैदान के अंदर मंच पर थे। प्रधानमंत्री जी के आने से पूरे इलाके में, पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र और इसके साथ साथ शेखावाटी में लोगों में अपूर्व उत्साह है, क्योंकि इस कालखंड का जो ऐतिहासिक फैसला हुआ है इस इलाके के लिए, यमुना का पानी का समझौता पुनः जीवित हुआ है। और ये वो इलाका है जहां वतन पर मर मिटना लोगों की आदत रही है। ये शहादत का इलाका है, शहीदों का इलाका है, यहाँ सर्वाधिक पूर्व सैनिक है। इस नाते आप देख रहे हैं मौसम गर्म है, फसल कटाई पर है और उसके पश्चात भी आज हम लोगों ने 60,000 के लगभग कुर्सियां लगाकर लोगों को आमंत्रित किया है, पीले चावल दिए और अभी कुछ ही क्षणों के अंदर सारा नजारा आपके सामने होगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 चूरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं, गीत गा रही हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने के गीत गाए जा रहे हैं। लेके फेर आसी रे मोदी, फेर आसी रे मोदी, फेर आसी ओ तो 400 सीटन सगले आसी, ओ तो 400 सीटन सगले आसी। ये महिलाएं यहाँ शेखावाटी में जो गीत गा रही है, उसका मतलब ये है कि मोदी फिर आएंगे, 400 सीटें लेकर के आएंगे। महिलाओं में बहुत ही जोश है, खासा उत्साह और ये दावा कर रही है। क्या लग रहा है, मोदी जी 400 सीटें लेकर के आ रहे हैं एक बार फिर? बिल्कुल आएंगे, एकदम बिल्कुल आएंगे मोदी जी, बिल्कुल आएंगे, बार बार आएंगे। 400 नहीं, 400 के पार भी बार बार आएंगे मोदी। हम तो जब तक चाहते हैं कि मोदी जी ही आए। राम जी सीता जी लेके आएंगे मोदी। तो महिलाओं में भी जोश जो है सर चढ़ करके बोल रहा है। और महिलाएं भी आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो उनके संबोधन के दौरान मोदी मोदी करती नजर आएंगी। और चूरू में इस वक्त पूरा माहौल जो है बीजेपी में होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या लगता है, क्या देश में नरेंद्र तो चूरू में क्या होगा? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सगले समाज की देखभाल करता है, आपका देश न पालता है। बच्चा नहीं पालता, आपका देश पालता है। देश पालते हैं मोदी, देश पालते जी। हैं। तो इस बार जीतेंगे क्या फिर से? हाँ? कितनी सीटें आ रही हैं? बहुत आएगी, अंदाज ही नहीं आएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए महिलाएं गीत गा रही, उनको शुभकामनाएं दे रही हैं। और ये दौर जो है, आज जब उनकी रैली होगी तब भी इसी तरह से देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर चूरू में मोदी के आने से पहले ही जश्न शुरू हो गया है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस 11:30 बजे अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कुछ मिनट के बाद ही कांग्रेस की घोषणा पत्र जारी हो जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी पार्टी मुख्यालय में आज घोषणा पत्र जारी करेंगे और इस घोषणा पत्र में कई तरह की गारंटियां शामिल की गई हैं। ये गारंटियां अलग अलग वर्गों जैसे कि युवाओं, महिलाओं, किसानों और श्रमिकों के लिए तैयार की गई है। आप याद रखिए, बीजेपी के लिए जो घोषणा पत्र समिति बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष राजनाथ सिंह को बनाया गया है, कल दूसरी पारी की मीटिंग भी हुई, ज्ञान पर वो आधारित किया गया है बीजेपी का।
तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का घोषणा पत्र भी उसी तरह सिमिलर नजर आ रहा है। पार्टी के घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी को शामिल किया गया है। घोषणा पत्र जारी करने के बाद जयपुर और हैदराबाद में रैली करेंगे राहुल गांधी और सोनिया गांधी। रैली में घोषणा पत्र संबंधी मुद्दों को लेकर जनसभाएं होंगी। आज दिल्ली में घोषणा पत्र की लॉन्चिंग के बाद कल दोपहर में जयपुर में सोनिया गांधी और खड़गे कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करेंगे और शाम 7 बजे हैदराबाद में राहुल गांधी कांग्रेस का घोषणा पत्र लॉन्च करेंगे। और हॉट सीट लोकसभा चुनाव में है वो उत्तर प्रदेश की अमेठी है, जहां से रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एक इंटरव्यू में अमेठी को लेकर अहम संकेत दे दिया। उन्होंने अमेठी की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी पर भी हमला किया और कहा कि अमेठी से मेरा रिश्ता 1999 से है। क्या कुछ और का आपको सुनाते हैं। जो वहाँ की अभी सांसद हैं उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं। वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए। वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूं तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूं। और रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर बीजेपी ने तुरंत हमला बोला है। पार्टी ने अमेठी से अपनी जीत का भरोसा जताया और रॉबर्ट वाड्रा पर तंज कसा। सुनिए। जमीनी पकड़ रखने वाले कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एक एक करके कांग्रेस पार्टी से अपना हाथ छुड़ा रहे हैं। ऐसे में अब एक बहुत जमीन पर व्यापक प्रभाव रखने वाले नेता रॉबर्ट वाड्रा ने अब इच्छा जताई है कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जमीनों से उनका विशेष जुड़ाव है। तो अभी जमीनी नेता के आने से कांग्रेस पार्टी की जमीन कितनी मजबूत होगी ये तो वक्त बताएगा। ऐसे लोग जो अमेठी से पलायन कर गए, जिनका 5 साल से अमेठी से उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, वो ये तय करेंगे। ये निर्णय अमेठी की जनता को करना है और अमेठी की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और 2024 के चुनाव में अब तक अखिलेश यादव ने आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों का फेरबदल किया है। समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे पर मंच पर घमासान से कार्यकर्ता कंफ्यूज हैं और नेता मजबूर। सुबह पार्टी जिसे टिकट देती है, शाम होते होते उसका पत्ता साफ हो जाता है। देखिए रिपोर्ट। सुबह शिवपाल यादव, दोपहर को आदित्य यादव, शाम को एसटी हसन, रात ढलते रुचि वीरा। सुबह अतुल प्रधान, शाम होते होते सुनीता वर्मा उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में टिकट का बंटवारा चूचू के मुरब्बा जैसा हो गया है। बिना शुद्ध सॉलिड मिश्रण, बिना किसी समीकरण, बिना किसी जमीनी हकीकत, जब जिसका जी आया उसके मुताबिक उम्मीदवार बदल दिए जाते हैं। आलम यह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अब तक अपने आधे दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार बदल चुकी है। बागपत, संभल, मिश्रिक, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, ये उन सीटों के नाम है जहां अब तक उम्मीदवार बदले जा चुके हैं। कहीं 1 बार तो कहीं 2 बार और कहीं 3 बार। अभी भी कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी पक्की उम्मीदवारी पर मुहर लगनी बाकी है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। दरवाजे पर चुनाव है और सॉल्यूशन पता नहीं। ताजा मामला देखिए। मेरठ सीट से समाजवादी पार्टी ने भानु प्रताप सिंह को सबसे पहले टिकट दिया, फिर भानु प्रताप सिंह का टिकट काटकर अतुल प्रधान को टिकट दिया। अब अतुल प्रधान के नामांकन करने के बाद सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया गया है। फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है कि और पार्टी ने फैसला किया है कि इस बार आप चुनाव नहीं लड़ेंगे मेरठ में। मान लिया हमारा सिंबल हो गया था, टिकट हो गया था, लेकिन पार्टी ने निर्णय लिया है कि वहाँ पर
योगेश वर्मा जी की शायद वाइफ का उन्होंने निर्णय लिया। मेरठ से आगे गौतम बुद्ध नगर है, मतलब नोएडा। गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेंद्र नागर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। इनसे पहले पार्टी ने राहुल अवाना को टिकट दिया था। यही हाल बागपत में दिखा। बागपत लोकसभा सीट से पहले समाजवादी पार्टी ने मनोज चौधरी को उम्मीदवार बनाया। टिकट मिलने की खुशी नेताजी के चेहरे पर अभी ठीक से टिकी भी नहीं थी कि 13 दिन बाद उनका पत्ता पार्टी ने साफ कर दिया। मनोज चौधरी का टिकट काटकर साहिबाबाद के पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा को प्रत्याशी घोषित कर दिया। और निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने पूर्णिया के टाउन हॉल में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पप्पू यादव भावुक होते हुए लालू यादव और तेजस्वी पर जमकर निशाना साधा। पप्पू यादव ने कहा कि आखिर मुझ में क्या कमी थी, क्यों मुझे बार बार कहा जा रहा था कि मधेपुरा चले जाओ, सुपौल चले जाओ, जबकि उन्होंने लालू प्रसाद से मिलकर पहले ही कह दिया था कि पूर्णिया छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मंदिर नहीं जानी चाहिए, पप्पा खत्म हो जाए तो जाए, लालू जी और वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने अपने सहयोगी दल एसबीएसपी यानी कि सुभाषपा के अरविंद राजभर से माफी मंगवाई। अरविंद राजभर के पिता ओम प्रकाश राजभर ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के पक्ष में बयान दिया था, जिससे बीजेपी कार्यकर्ता नाराज थे। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एसबीएसपी यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को घुटनों के बल बैठाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से माफी मंगवा रहे हैं। तो सब लोग आशीर्वाद देंगे। एक बार बोलिए जय श्री राम। आधा झुको ये अब मुंह नहीं झुका। बताया गया कि अरविंद राजभर ने माफी इसलिए मांगी क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता उन पर आग बबूला थे। यूपी के मऊ की घोसी लोकसभा सीट एसबीएसपी के खाते में गई है, जहां से अरविंद राजभर उम्मीदवार हैं और मऊ में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का अच्छा खासा दबदबा रहा है। घोसी सीट पर 2.5 लाख के करीब मुस्लिम वोटर हैं, इसलिए उन्हें खुश करने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी के समर्थन में एक बयान दिया था। उस बयान पर बीजेपी कार्यकर्ता उनके बेटे अरविंद राजभर से नाराज हो गए। इतने नाराज कि जब पार्टी कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ तो अरविंद राजभर का स्वागत करने के लिए कोई मंच पर नहीं पहुंचा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का तो स्वागत हुआ, मगर अरविंद राजभर के नाम की घोषणा होने के बावजूद बीजेपी की तरफ से किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया। ये देखकर अरविंद राजभर भी अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए, मगर ब्रजेश पाठक मामले की गंभीरता भांप गए और उन्होंने अरविंद राजभर से बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं से माफी मांगने को कहा। तो सब लोग आशीर्वाद देंगे। एक बार बोलिए जय श्री राम। आधा झुको ये अब मुंह नहीं झुका। लेकिन अरविंद राजभर ने कहा कि वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से माफी नहीं बल्कि चुनाव में जीत के लिए उनका आशीर्वाद मांग रहे थे। वो हम अपने कार्यकर्ताओं से आशीर्वाद की कामना कर रहे थे और मैं आशीर्वाद ऐसे ही मांगता हूं। जब भी मैं कोई बड़ा कार्यक्रम करता हूं, मेरे पार्टी का व्यक्तिगत जब रैली होती है, तब भी मैं अपने समर्थक अपने कार्यकर्ताओं के सामने जब स्वागत करने के लिए जाता हूं तो मैं उनसे झुक करके ही प्रणाम करता हूं। मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की पूर्वांचल में तूती बोलती है, इसी वजह से नेता उसके खिलाफ खड़े होकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहते। और वहीं 18वीं लोकसभा के लिए होम वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजकीय
पॉलिटेक में मतदान दलों का प्रशिक्षण कराया गया। करौली की 4 विधानसभाओं के लिए 46 दल का गठन किया गया है। जिले में 940 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता होम वोटिंग करेंगे। सर्वाधिक 381 करौली और सबसे कम 79 टोड़ा भीम में वोटर है। 18वीं लोकसभा के लिए आज से होम वोटिंग की शुरुआत हो गई। करौली धौलपुर लोकसभा के लिए प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। जिले में होम वोटिंग के लिए 46 दलों का गठन किया है। 12 करौली, हिंडौन और सपोटरा में तथा 10 दल टोड़ा भीम में गठित किए गए हैं। जिले में 940 मतदाता घर से वोटिंग करेंगे। हमारे साथ इस ट्रेनिंग के दौरान दक्ष प्रशिक्षक मौजूद हैं। योगेश जी, उनसे बात करते हैं क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कितने दल गठित किए गए हैं। सर, क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है, किस तरह से ये आयोजन होगा, कब तक होगा? ये होम वोटिंग की प्रक्रिया को इसको प्रशिक्षण में जोड़ा जा रहा है कि किस प्रकार से जो है ना पार्टी जाएगी और किस प्रकार से जो है ना दिव्यांग व्यक्ति है या सीनियर सिटीजन है उसको जहाँ भी जिस अवस्था में भी हो, वो पलंग पे है या जहाँ भी झोंपड़ी में है, जहाँ भी जिस अवस्था में उसको वहीं पर जो है ना वोटिंग करवानी है। तो इस प्रक्रिया में जो है ना हम प्रशिक्षण में ये दे रहे हैं कि कैंडिडेट को किसी प्रकार की जो है ना असुविधा नहीं हो। जहाँ वो जिस स्थिति में वहीं कंपार्टमेंट बनाया जाए, उसका जो है ना वो बनाया जाए, मत लिया जाए, मत की गोपनीयता भंग नहीं हो। अगर वो कैंडिडेट जो है ना खुद स्वयं दे सकता है तो वो खुद देगा। अगर वो किसी साथी का सहारा लेता है तो उसके लिए घोषणा करके वो साथी का सहारा लेकर के और जो है ना वो चुनाव के मत का प्रयोग करवाएगा। कब तक चलेगी जिले में ये प्रक्रिया? जैसे आज से शुरू हो रही है बट ये आगे तक चलती रहेगी, 7 दिन तक कम से कम। अगर कैंडिडेट पहले ही पूरे हो जाते हैं तो ये प्रक्रिया 1 या 2 दिन में भी समाप्त हो सकती है। प्रथम चरण में 8 तारीख तक ये होम वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद आवश्यकता पड़ती है तो द्वितीय चरण में भी यहाँ 15 तारीख तक इस पूरी प्रक्रिया को कर लिया जाएगा। यहाँ इस समय मौजूद है, यहाँ प्रशिक्षण चल रहा है। प्रशिक्षण में जो दल हैं उनको निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही किस तरह से होम वोटिंग में जो मतदान की प्रक्रिया है उसे गोपनीय बनाए रखा जा सके, इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ एक चीज़ और बता दें कि जिले में सबसे अधिक होम वोटिंग करौली विधानसभा क्षेत्र में 291 और सबसे कम टोड़ा भीम में 67 मतदाता जो 85 प्लस के हैं और दिव्यांग करीब 22 मतदाता हैं। इस प्रकार से 79 मतदाता करौली टोड़ा भीम में और करौली में 381 कुल मतदाता होम वोटिंग करेंगे। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको ये बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है पहले चरण को लेकर, क्योंकि 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, वैसे ही चुनाव प्रचार प्रसार भी तेज हो गया है। राजस्थान के बांसवाड़ा दौरे पर इस क्रम में बीजेपी के डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे आने वाले हैं। भाजपा राजस्थान चुनावी प्रभारी है विनय सहस्त्रबुद्धे मां त्रिपुरा सुंदर मंदिर में विशेष पूजा अर्चन भी करेंगे और भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उस वक्त मौजूद रहेंगे। तो चुनाव प्रभारी है विनय सहस्त्रबुद्धे और इसीलिए इस क्रम में बांसवाड़ा पहुंचेंगे, जहां पर विशेष पूजा अर्चन मां त्रिपुरा सुंदर मंदिर में की जाएगी। और साथ ही आपको बता दें की है उन्होंने, भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथ में मौजूद हैं। और शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए एक चिट्ठी लिखी है। सिसोदिया ने चिट्ठी में लिखा कि मैं जल्द जेल से बाहर आऊंगा। अंग्रेजों ने गांधी जी को भी कई साल जेल में बंद रखा था। तो तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया कथित शराब घोटाले में 1 साल से, जहां पर जेल से ही अपने विधानसभा क्षेत्र वासियों को एक इमोशनल पत्र लिखा और जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह अंग्रेजों ने अत्याचार किया था और महात्मा गांधी को स्वतंत्रता के समय जेल में बंद कर दिया था, वो बाहर निकले, देश को स्वतंत्रता दिलाई, उसी तरह मैं भी अब जेल से बाहर निकलूंगा।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले, मॉर्निंग प्राइम में खबर पश्चिम बंगाल से यह है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेश खाली के मामले पर ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की जमकर खिंचाई की और कहा कि अगर संदेश खाली में मिली शिकायतों के बारे में 1% भी सच्चाई है तो ये बिल्कुल शर्मनाक है। टीएमसी नेता शेख शाहजहां के स्थानीय महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न और भूमि कब्जा, जबरन वसूली और यौन अपराधों की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने नसीहत देते हुए कहा, संदेश खाली मामले में जिला प्रशासन और बंगाल सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हम विकास की बात करते हैं, लेकिन आज भी देश की आधी आबादी अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। बात करें प्रदेश की तो पिछले 2 साल में 9,000 से ज्यादा लोग अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में कौन से हैं वो मामले। और एक वक्त की बड़ी खबर इस बीच आपको यह बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया है। इलाके में अभी आतंकियों के छिपे होने की खबर बताई जा रही है और इसके लिए सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। घुसपैठ की कोशिश आतंकी कर रहे थे, लेकिन उनकी प्लानिंग पर बिल्कुल पानी फेर दिया है जवानों ने। हालांकि आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो सर्च ऑपरेशन की है, क्योंकि अभी भी खबर ये मिल रही है कि आतंकी छिपे हैं, इसीलिए सर्च अभियान सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है। घुसपैठ करने की कोशिश आतंकियों ने की थी, आतंकी को ढेर कर दिया गया है। मुठभेड़ में एक आतंकी मार गिराया है हमारे सुरक्षा बलों ने और इलाके में एक और आतंकी के छिपे होने की खबर है। उरी से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, वही उरी जहां पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, उसी उरी में एक बार फिर से सुरक्षा बल को एक बड़ी कामयाबी मिली। लेकिन फिलहाल ये चिंता का विषय है कि आरोपी कितने आतंकी और छिपे हो सकते हैं और इसके लिए सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के उरी में। हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था उरी की आबाद। भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार तीनों संदिग्ध आतंकियों को 6 दिनों तक एटीएस कस्टडी में भेज दिया गया है। संदिग्ध आतंकी मोहम्मद अल्ताफ भट्ट, सैयद गजनफर और नासिर अली से एटीएस पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध रामनवमी और चुनावों के बीच बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी थी। संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद राम मंदिर समेत दूसरे अहम धार्मिक स्थलों पर सतर्कता बढ़ाई गई। जानकारी के मुताबिक सभी नेपाल से यूपी में दाखिल होकर तीनों को जम्मू कश्मीर जाने की फिराक में थे। और वहीं गोपालगंज से भी खबर ये आ रही है कि जहां पुलिस ने नेपाल के रास्ते घुसे पश्चिम बंगाल के 3 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 8,000 सिम कार्ड बरामद किया गया है। साथ ही नेपाली करेंसी भी मिली है। यूपी बिहार के बलथरी चेक पोस्ट पर कुचायकोट थाने की पुलिस को वाहन जांच के दौरान सफलता मिली। बताया जा रहा है कि साइबर अपराध में सिम कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए नेपाल से बंगाल के मालदा जिला इसको ले जाया जा रहा था। एसपी ने कहा कि युवकों से पूछताछ की जा रही है। तीनों युवक अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम से जुड़े सदस्य हो सकते हैं। इनके पास से नेपाली करेंसी के साथ ही मोबाइल फोन से लाखों का ट्रांजैक्शन का डिटेल भी मिला है। और बच्चों के लिए अंग्रेजी अक्षरों को पहचानने और सीखने का पहला कदम A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल होता है, लेकिन मथुरा के 4 साल के भागवत ने ABCD की परिभाषा ही बदल दी। वो A से Z तक में भगवान के नाम का उच्चारण करता है। वो A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल की जगह A फॉर अर्जुन और B फॉर बलराम पढ़ता है। भागवत सोशल मीडिया में भी काफी वायरल है। इंस्टाग्राम पर भागवत के 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। भागवत मृदंग बजाते हुए बड़े सुंदर तरीके से महामंत्र का गायन करता है।
बच्चों में अंग्रेजी के अक्षरों को पहचानने और सीखने के लिए पहला कदम ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल होता है। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं मथुरा के 4 साल के भागवत की, जिन्होंने ABCD की परिभाषा ही पूरी तरह से बदल दी है। और इस वक्त मेरे साथ भागवत जो है मौजूद हैं। हरे कृष्णा भागवत जी। हरे कृष्णा। अच्छा, सबसे पहले भागवत जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपको इतनी सारी अच्छी बातें सिखाता कौन है, कहाँ से सीखे आपने? प्रभुपाद जी ने और हमारे गुरुदेव ने सिखाई है, गुरु जी ने। अच्छा, गीता के श्लोक भी आपको याद हैं, तो आपने गीता पढ़ी है या आपके पापा जी ने आपको सुनाया है या बताया है? मेरी मम्मा ने। अच्छा, मम्मा माता जी ने। माता जी ने सुनाया है। अच्छा, तो माता जी ने आपको गीता सुनाया है भागवत, तो नहीं, मेरे गुरुदेव ने और मेरे प्रभुपाद जी ने। अच्छा, तो कृष्णा ने प्रभुपाद जी को सिखाया। अच्छा, गीता से आपने क्या क्या सीखा फिर? सबसे पहले आपको पता है कृष्ण भगवान ने किसको ज्ञान दिया? किसको ज्ञान दिया? सूर्यदेव को। अच्छा, हाँ, उसके बाद अर्जुन जी को दिया। अच्छा, ये और हरे कृष्णा क्यों बोलना चाहिए? हमारे प्रभुपाद जी पहले से कहते हैं कि सबको हाय हेलो नहीं बोलना चाहिए। चलिए, तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए News 18 राजस्थान।